हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, वो सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है क्योंकि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हमने एनवायरनमेंट कंप्लीट कर लिया है, आपका बायो भी कंप्लीट हो गया है और आपका एंशिएंट हिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने नहीं देखा है, हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको पूरा कवर कर सकते हैं। और क्या उसके साथ में क्या चल रहा है, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। ज्योग्राफी में हमने ज्योग्राफी में हमने क्या स्टार्ट किया, सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। उसके बाद जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होता है, हमारी नेक्स्ट जो रहेगी वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके आएंगे। और हमने जो है हिस्ट्री में हमने एंशिएंट कंप्लीट करा दिया है। एंशिएंट के बाद हमारी जो है मिडिवल की सीरीज़ चल रही थी, लेकिन हमारे पास जो है हमारे पास कमेंट आया था कि आप पहले जो है मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराइए, इसलिए हम पहले मॉडर्न हिस्ट्री लेके आ रहे हैं। जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट होता है, इसके बाद में हम मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे। और आपकी इसी के साथ साथ में पॉलिटी की भी क्लास चल रही है। जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो क्या क्या कंप्लीट हुआ है, आपका बायो हो गया है, आपका एनवायरनमेंट हो गया है और आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो गया है। वो पूरा फुल कंप्लीट हो गया है। आप लोग उसको जो है जाके 3 से 4 बार देख सकते हैं। तो आज का जो है हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जो पहला जो चैप्टर है वो क्या है, मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसको हम देखेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा कथन सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री पौंडीचेरी में स्थापित की गई। तो इसमें क्या है, जो पहला जो पॉइंट है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, ये सही है। दूसरा पॉइंट गलत है। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसे कंपनी देश इंडस और ओरिएंटलेस कहा गया। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री 1668 में सूरत में खोली गई। कहाँ पे खोली गई है, 1668 में सूरत में खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था। 31 दिसंबर 1600 को। कब जारी किया था, 31 दिसंबर 1600 को। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश 31 दिसंबर 1600 को जारी किया था। कंपनी ने सबसे पहले व्यापार की शुरुआत मसाले डिपो से की। 1608 में उसका पहला व्यापारिक पोत सूरत में पहुंचा। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार प्रदान किए हैं। किसने, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, आपको ये डेट जो है याद करनी बहुत ज़रूरी है। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में हुई थी। इस संधि के द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी थी। इसके अंतर्गत जो है किसकी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी, इसके अंतर्गत इस संधि के द्वारा मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय ने किसकी किसकी दीवानी जो है दी थी। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दी थी, कंपनी को। इलाहाबाद की संधि, दूसरी संधि कब हुई, 16 अगस्त 1765 को। तो आपको इससे कौन कौन से फैक्ट याद करने हैं। इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी वह 12 अगस्त 1765 को हुई थी, और जो दूसरी संधि हुई है वह हुई है 16 अगस्त 1765 को हुई है। और 16 अगस्त को आप किस रूप में और जानते हैं, सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में भी जानते हैं 16 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो वो था अल्मीडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था अल्मीडा। भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आने वाला यूरोपीय कंपनियों में प्रथम पुर्तगाली थे। 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगीज था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505 से 1509 तक था। पेड्रो के बाल भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। अल्बुकर्क को 1509 में भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था। सतीश चंद्र था। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम जो इतिहासकार था वो था सतीश चंद्र।
मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार सतीश चंद था। इतिहासकार सतीश चंद के अनुसार मुगल साम्राज्य के विघटन की जड़ें उस मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था में मिलती हैं जिसमें व्यापार, उद्योग, वैज्ञानिक विकास की गतिहीनता थी। बढ़ते हुए वित्तीय संकट में जिसने जागीरदारी संकट का रूप धारण कर लिया, जिसका राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभाव स्पष्ट था, मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना। जागीरदारी प्रथा की नींव अकबर के शासनकाल में पड़ी। जागीरदार वे मनसबदार होते थे जिन्हें नगद वेतन के बदले जमादारी अनुमानित आय के आधार पर कुछ राजस्व क्षेत्र दिए जाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा? कौन? अकबर द्वितीय। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने सन 1830 में राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में लंदन भेजा। यह शाह आलम द्वितीय का पुत्र और अंग्रेजों का पेंशनर था। राजा राम मोहन राय ने 1803 से 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य भी किया था। इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय ब्रिटिश सरकार के समक्ष मुगल बादशाह को दी जाने वाली पेंशन की अपर्याप्त राशि के संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करने गए थे और 27 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में ही इनका देहांत हो गया था। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असदुल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निदेशक थे। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी को पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो ये आपका जो है पॉइंट गलत है। नेक्स्ट क्या है? 1 लाख रुपए नहीं, कितना था? 15 लाख रुपए प्रतिमाह था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? कौन सा था? अजीजुद्दीन। अजीजुद्दीन मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। जहादर शाह के द्वितीय पुत्र अजीजुद्दीन ने बादशाह बनने पर आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। इसे वजीर इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह के स्थान पर बादशाह की गद्दी पर बैठाया था। उसका शासनकाल 1754 से 1759 ईस्वी तक था। उसका सारा जीवन जेल में बीता था, अतः उसे न तो युद्ध का अनुभव था और न व्यवस्था थी। वह इतिहास की पुस्तकें पढ़ने का शौकीन था। अपने 5 वर्ष के अल्प शासन काल में यह अपने वजीर इमाद उल मुल्क के हाथ का खिलौना बना रहा। नेक्स्ट क्या है? जहादर शाह राजसिंहासन पर बैठा मरणोपरांत किसके जो है? बहादुर शाह प्रथम के। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्रों में मुइजुद्दीन, जहादर शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान, जहान शाह के बीच उत्तराधिकार हेतु युद्ध हुआ, किंतु जुल्फ़िकार खां की सहायता से जहादर शाह विजयी हुआ, राज सिंहासन पर बैठा। राजारोहण के समय उसकी अवस्था 51 वर्ष की थी। सम्राट बनने के बाद उसने जुल्फ़िकार खां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन कब से कम था? किसका? जहादर शाह का। निम्नलिखित में से कौन सा औरंगजेब का उत्तराधिकारी था इसका शासन कब से कम था? जहादर शाह का। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? किसको? मोहम्मद शाह ने। उर्दू साहित्य का विकास मुगल काल में हुआ था। उत्तरवर्ती मुगल शासक मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने शमसुद्दीन अली को अपने दरबार में बुलाकर उर्दू के विकास के लिए प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है? किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? कौन था? पुर्तगाली। कौन सा यूरोपीय समुदाय था जिसने भारत के साथ पहला व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? पुर्तगाली था। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 17वीं से शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत में अनेक विदेशी शक्तियाँ व्यापार के बहाने प्रवेश करीं। इसमें क्रमशः यूरोपीय देश सम्मिलित थे: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। भारत के साथ व्यापार करने के लिए नया मार्ग
खोजने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। जुलाई 1497 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने लिस्बन से अपनी यात्रा शुरू करी और केप टाउन और केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के समुद्र तटीय नगर कालीकट में 20 मई 1498 को समाप्त की। नेक्स्ट क्या है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। कौन सा शासक था? जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। मई 1498 को प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की मदद से कालीकट तट पर पहुंचा। हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। किसने स्वागत किया था? हिंदू शासक जमोरिन ने। वहां बसे अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। अल्मीडा के बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत आया। यह भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक था। इसने 1510 में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाने के ख्याल से अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह का प्रोत्साहन दिया। भारत में पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग 1503 में कोचीन में, जबकि दूसरा 1505 में कुन्नूर में। पहला कहाँ पे? पहला 1503 में कोचीन में, दूसरा 1505 में कुन्नूर में स्थापित किया। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने देखा जो कि बॉक्स में था कि 1505 में पुर्तगालियों ने अपना पहला किला कहाँ बनाया, तो ये इन्होंने बनाया कोचीन में, 1505 में कुन्नूर में बनाया। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? तो कौन था? पीटर मुंडो जो है पुर्तगाल का नहीं था। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में पीटर मुंडी ब्रिटेन का निवासी था जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट हम देखेंगे बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? हुगली। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री, 1505 में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। लेकिन प्रश्न के अनुसार पुर्तगालियों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। साथ ही मद्रास के निकट सेंथोमे में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत में पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट हम देखेंगे बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो कौन सा था? चिंसुरा। बंगाल में चिंसुरा डचों के द्वारा स्थापित किया गया था। डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पिपली में स्थापित की, लेकिन शीघ्र ही बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1653 में बंगाल में चिंसुरा में अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र स्थापित किया गया। यहाँ पर डचों ने गुस्तावुस नामक किले का निर्माण करवाया। बंगाल से डच मुख्यतः सूती वस्त्र, शोरा, रेशम, अफीम का निर्यात करते थे। डचों ने भारत के पूर्वी तटों, गंगा घाटी के निचले प्रदेशों पर भी अपनी कुछ व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। इन्होंने सूरत, भड़ोच, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, मछलीपट्टनम, चिंसुरा, पटना, आगरा, नागपत्तनम में व्यापार केंद्र खोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यूरोप व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? सूरत में सबसे पहली बार कारखाना किसने स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के द्वारा सूरत में सर्वप्रथम कारखाना अंग्रेजों के द्वारा 1613 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? एलिजाबेथ प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। 1599 में स्थापित कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को महारानी ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र के द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। फोर्ट सेंट जॉर्ज दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सन 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था। वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई थी। इस किलाबंद कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से
जैसे एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह कौन था? शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वो कौन था? शाह आलम द्वितीय था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765 जब इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी को गवर्नर क्लाइव ने, और इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 में। 12 अगस्त 1765 को गवर्नर क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि की। इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की और तथा बदले में कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का यह क्वेश्चन आपका मेंस में भी बन जाता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो आप सारे पॉइंट्स को जो है पूरा डिटेल में कवर करेंगे। भारत में राष्ट्रीय एकता की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उससे अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उपयुक्त तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। 1599 में स्थापित कंपनी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सफलता के राज थे भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की कमी, जिसके कारण अच्छे वेतन या सुविधा के बदले किसी भी सेवा करने को तैयार हो जाते थे। साथ ही ब्रिटिश सेना आधुनिक प्रशिक्षण तथा हथियारों से लैस थी। मजबूत नौसेना भी भारत में कंपनी की सफलता का कारण थी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था क्या था? व्यापार था, भूभाग नहीं था। 1600 में जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। 1609 में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कुछ शर्तों के साथ अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं है? तो कौन सा? इलाहाबाद और ग्वालियर। इलाहाबाद और ग्वालियर औद्योगिक केंद्र नहीं बल्कि राजनीतिक केंद्र हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्र मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, हुगली, बनारस, पूना, नागपुर, नासिक, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता थे। नेक्स्ट क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपया सालाना शुल्क अदा करने की छूट दी है? किसने? राजकुमार सुजा ने। बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651 में प्राप्त हुई, जब ग्रेबियन बॉटन ने, जो कि बंगाल के सूबेदार शाह शुजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त किया। इसके द्वारा 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी? तो कौन सी है? अंग्रेज व्यापारिक दृष्टि से ज़्यादा कूटनीतिक थे। उन्होंने बंगाल में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखियर से एक शाही फरमान लिया, जिसके अनुसार वे 3000 रुपये वार्षिक देकर बिना कोई अतिरिक्त चुंगी दिए बंगाल में व्यापार कर सकते थे। अंग्रेजी कंपनी को 38 गांव की जो है अनुमति मिली थी। साथ ही इस फरमान द्वारा वे शाही मुद्रालय का प्रयोग भी कर सकते थे। अंग्रेजों ने इसे बंगाल में अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा बताया। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्तिशाली न हो सके, इसका प्रमुख कारण वहाँ अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली होना था। व्यापारिक दृष्टि से अंग्रेज
व्यापारिक दृष्टि से अंग्रेज उनसे अधिक जो है प्रभावित थे, प्रभावशाली थे। फ्रांसीसियों का यूरोप में उलझना भी उनकी कमजोरी का प्रमुख कारण बना। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो लुई 14वें के शासनकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है देश इंडस ओरिएंट से कहा जाता है कि स्थापना 1664 में लुई 14वें के वित्त मंत्री कोलबर्ट द्वारा किया गया था। यह कंपनी 1668 में भारत से व्यापार के लिए आई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्स ला जो है शापेल जो कि 1748 में की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पे हुई। एक्सला शैपल की संधि कब हुई थी, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर हुई थी। अंग्रेजों को मद्रास से पुनः प्राप्त हुआ। अंग्रेजों का मद्रास जो है किससे प्राप्त हुआ, पुनः प्राप्त हुआ। यूरोप में एक्सला शैपल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसी को वापस मिल गए। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे वांडीवास का 1760 में जो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, इसका ईयर आपको याद रखना रहे, किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच 1760 में वांडीवास नामक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई। कारण है कि फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थीं। तो इसके कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। सभी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन व्यापार हेतु था, परंतु फ्रांसीसी अंग्रेजों के मध्य संघर्ष में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थी। अतः कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन बादशाह था, तो बादशाह कौन था, अकबर था। 1599 में जॉन मेंडल हॉक नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से आया था। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट्स एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना की। इस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था, अकबर था। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है। भारतीय पहले आए पुर्तगाली के बाद डच के बाद अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली आए जो है क्या है इसका शॉर्टकट PDEF। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था, यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदान की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया था। जब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री नाम से जाना जाने लगा। फैक्ट्री में 3 तरह के लोग शामिल थे, लिपिक, करिंदे, सौदागर। फैक्ट्री वास्तव में यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदान हुआ करती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपियाई ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी, कौन सा, बंगाल और असम। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की छूट मिली। अंग्रेज उपनिवेशवादियों तथा उनकी मदद से ब्रिटिश मिशनरियों ने भारतवासियों के धर्म संस्कृति पर तेजी से प्रहार किए। वे मुख्यतः बंगाल और असम में अधिक सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारत में मुद्रालय लाने के लिए निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे, तो कौन थे, पुर्तगाली थे। भारत में मुद्रालय लाने के लिए प्रथम पुर्तगाली थे। उन्होंने गोवा में प्रथम मुद्रालय की स्थापना की है। प्रारंभ में ये केवल बाइबल ग्रंथ की प्रतियां ही छापते थे। भारत का मुद्रालय मतलब क्या, प्रिंटिंग प्रेस। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। आपसे भी पूछा जाता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, ये बंगाल गजट था। नेक्स्ट हम देखेंगे सुप्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या है, आगरा है।
असदुल्ला खां गालिब, जिसे मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास आगरा में है, 19वीं शताब्दी में बहादुर शाह जफ़र के राज दरबार में प्रमुख शायर थे, जिन्होंने फ़ारसी में अपनी अधिकांश गद्य और पद्य की रचनाएँ लिखी हैं। दीवाने गालिब इनकी प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट हम देखेंगे असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनियों की स्थापना कब की गई? तो 1839 में। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1839 में 5 लाख की पूंजी के साथ असम में ही की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें यह आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है? पौंडीचेरी संबंधित है फ्रेंच से, गोवा, पुर्तगीज, ट्रावनकोर, डेनिश और मद्रास डचों के द्वारा। फ्रेंच के द्वारा जो है पौंडीचेरी संबंधित है, गोवा संबंधित है पुर्तगीज से, ट्रांके बार का संबंध है डेनिश से, मद्रास का संबंध है डचों से। तो ये हमारा जो है आज का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्टा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। हमारे डेली जो है 2 घंटे का मेरा कंटेंट रहता है, जिसमें 4 वीडियो रहते हैं 30-30 मिनट के। आप उन सभी वीडियो को देखेंगे तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।